ओके, कंटिन्यू करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमने स्टार्ट कर रहे थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर मैं बता रहा था, ये कहाँ से हमें पता चलता है, जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, उसको जो पॉइंट डी नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला पोर्शन है, यहाँ पे लिख देता हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला पोर्शन नहीं है, उस ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले पोर्शन का पॉइंट डी, उसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, वही है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? बस उसमें एक चीज की कमी थी। वो किस चीज की कमी थी, मुझे आप में से कोई बता सकता है? हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आया है, वही हम क्यों नहीं ले रहे? उसमें किस चीज की कमी होगी, तो मुझे बता सकता है? वेरी गुड अदिति। अब देखिए, इसमें किस चीज की कमी है? सर इसके अंदर नॉन कैश आइटम नहीं है। इसके अंदर नॉन कैश आइटम का इम्पैक्ट नहीं है। नॉन कैश आइटम का भी तो इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसके अंदर हमें नॉन कैश आइटम का भी इम्पैक्ट लेना पड़ेगा, माइनस नॉन कैश ऑपरेटिंग आइटम्स। जो नॉन कैश आइटम्स नहीं है, जो नॉन कैश है, वो ऑपरेटिंग नहीं है, नॉन कैश ऑपरेटिंग आइटम्स, जैसे कि डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इनको भी तो हटाना पड़ेगा प्रॉफिट में से। डेप अमोर्टाइजेशन, मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? हटाया क्यों है? क्योंकि सर ये मेरा क्या है? ये मेरा एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये मेरा। भले नॉन कैश वर्क क्या हो गया है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। वेरी गुड। नॉन कैश ऑपरेटिंग आइटम्स जनरली हमारा एक्सपेंस ही होगा, एक्सपेंस ही होगा, नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखिए बुक के अंदर ऐसे फॉर्मूले नहीं गिवन है, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन चीजों को बता रहा हूँ, जिससे आप लिंक कर पाओ। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला है, उसमें डी पॉइंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज माइनस नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्लियर है? ओके। आप जो आएगा वो आपका होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या हो? एक ये तरीका हो गया, और सिंपल तरीका समझिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का सिंपल तरीका देखिए। अब तो मैं आपको बोल सकता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट आया। ग्रॉस प्रॉफिट में मेरा जो ऑपरेटिंग इनकम है, जो पी एंड एल के अंदर आ रही है, जो पी एंड एल का ऑपरेटिंग इनकम आ रही है वो, माइनस जो भी मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, दैट विल बी माय ग्रॉस प्रॉफिट। सॉरी, दैट विल बी माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, प्लस ऑपरेटिंग इनकम जितनी मेरी हुई है जो पी एंड एल के अंदर आ रही है, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बात क्लियर हो गई? ये भी मेरा क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। क्लियर है? और इसको ऐसे समझिए, और इसको बड़े तरीके से समझते हैं। जैसे कि हमने नेट प्रॉफिट निकालना सीखा। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सर जीपी आया, बस ये जीपी से लेके चल रहा हूँ। जीपी आया, उसके अंदर हमने ऑपरेटिंग इनकम जोड़ी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़ी, उसके अंदर सर हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करे। यही है? ओके। ओके, ठीक है। अब देखिए इसको फॉर्मूले में बनाते हैं। नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, इसको जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऊपर वाला देखिए, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बात क्लियर है? और इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का एक और तरीका क्या हो गया? नेट प्रॉफिट माइनस, इधर साइन इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस नेट ऑपरेटिंग इनकम माइनस। ये ऐसी तो होगा, मैंने साइन अभी चेंज नहीं करे, माइनस पीछे लगा दे, साइन चेंज हो जाएगा। बात क्लियर है? तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है? इससे रिजल्ट ये निकलता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला आपको ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला मैं आपको और बता देता हूँ इसी में से, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट माइनस नेट ऑपरेटिंग इनकम प्लस नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसको और सिंपल तरीके से लिख देता हूँ आप लोगों के सामने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस
माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये चीजें बुक में नहीं है, लेकिन मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको और अच्छे सिंप्लीफाई करूँ। देखिए, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डॉट बनाए तो ऐसा बना देता हूँ। चल देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, जैसे मैं आपसे क्या कहा, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, सुनने का पहले काम करना। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मेरा, वो क्या है मेरा, नेट प्रॉफिट। ऊपर वाली इक्वेशन को ही लिखना, नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बात क्लियर है। जनरली प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी इंक्लूड होता है, लेकिन हमारे एग्जांपल में ज्यादा प्रॉफिट ही रहेगा। बुक के अंदर जो भी सॉल्यूशंस होंगे सब प्रॉफिट के होंगे। क्लियर है, तो ऐसे लॉजिकली बता रहा हूँ। नेट प्रॉफिट, अब मैं इसको क्या नाम दूं, नेट ऑपरेटिंग के माइनस नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्या नाम दूं, नेट, सॉरी, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मेरी बात क्लियर हो गई होगी। इसको हम नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी तो बोलते हैं। एक काम करते हैं, ऊपर एक इक्वेशन बनाते हैं, नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जो ऊपर हमने नेट प्रॉफिट लिखा है ना, वहीं पर हम एक इक्वेशन और लिख लेते हैं, वहीं पर एक पॉइंट और लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट के लिए, जिससे आपको भविष्य में नॉलेज के लिए याद रहे। एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका ये लिखिए, नेट प्रॉफिट ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। क्लियर है, इसी को मिला के तो हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। इसको यहाँ पे कॉपी करिए। ठीक है, ओके, कॉपी करिए आप लोग पहले। कॉपी करिए प्लीज इस चीजों को। देखिए कितने सारे फॉर्मूले बनते चले गए, कितने सारे फॉर्मूले बने हैं। देखिए, कॉपी हो गया आप लोगों का। ठीक है, ओके, इतना हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। हमने अपना कौन सा रेशियो खत्म किया अभी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लिए, इतने तरीके देख लिए हमने। एक तरीका ये हो गया जो कैश फ्लो स्टेटमेंट से लिंक हो रहा है सीधे, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट से सीधे लिंक करके बताया, एक डायरेक्टली आपको बताया। अच्छा, इसमें एक चीज और बता देता हूँ, और अच्छी नॉलेज के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए बता देता हूँ। एक इधर मैं आपके लिए पी एंड एल अकाउंट बना देता हूँ, आप लोगों के लिए इधर मैं पी एंड एल अकाउंट बना देता हूँ। पेशी तो कोई कमी है नहीं हम उनके पास, कहो तो साइड में बना देता हूँ। चलो, एक पी एंड एल अकाउंट बना देता हूँ आप लोगों के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ सिर्फ मैं, चाहो तो आप भी ड्रॉ कर लेना। बाय जीपी, बाय ऑपरेटिंग इनकम, बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम, टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टू एनपी। बात क्लियर है। देखिए, मैं हाईलाइटर यूज करता हूँ। दो तरीके बताएं, एक तरीका तो ये हो गया निकालने का, ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटा दो, ये वाला, तो वो आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक डायरेक्ट तरीका तो ये हो गया। अदरवाइज जो इनडायरेक्ट मैनर है, वो इनडायरेक्ट तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ इस जगह पर भी। हाईलाइटर दूसरे कलर का यूज करता हूँ इस जगह पर। जो इनडायरेक्ट मैनर है, वो है जीपी में, वो है जीपी में। आप यदि यूज करें तो अलग अलग का हाईलाइटर ही यूज करना, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। जीपी में नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करिए, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस करिए, तो वो आपका, और सॉरी, जीपी में नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस करिए, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करिए, माइनस नेट प्रॉफिट करिए, या फिर इसको ऐसे बोलिए, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस जीपी माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जो बचेगा वो आपका नेट प्रॉफिट, सॉरी, वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। बात क्लियर है। ओके, इसको मैं और अच्छे से लिख के दिखाऊं पी एंड एल को। मैं दोबारा एक और पी एंड एल बनाता हूँ, आप लोग इसको भी कॉपी कर लेना सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। लाइफ में दिक्कत नहीं हुई, अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से।
जीपी आ गया, बाय जीपी, बाय, छोड़िए, मत बनाइए इसको, जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसी से करिए, कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए अभी मत करिए। कभी जरूरत पड़ी तो और अच्छे से मैं आपको बता दूंगा इस चीज के बारे में। ओके, कॉपी कर लिया आप लोगों ने। देखिए फॉर्मूला भी मैच करवाते चल रहा हूँ हल्के। जैसे मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा आप लोगों के सामने, नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, अब इसको नेट प्रॉफिट अभी इधर आ गया ना, इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर रहा हूँ तो ये आ गया नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अभी शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी ना। हाँ एक गड़बड़ कर दी है, मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ अपनी बातों में ही। देखिए ये मुझे भी ध्यान नहीं रहा, गलती बाय मिस्टेक हो गई। देखिए जो ये जीपी है ना, ये भी इन्हीं का ही पार्ट होता है ऑपरेटिंग का। बाय मिस्टेक मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं बता देता हूँ। जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो जो आपका बचेगा ना, दैट विल बी योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, और दूसरा तरीका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस प्लस नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसका एडजस्टमेंट करोगे तो ये भी आपको जो बचेगा वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच जाएगा। ठीक है, सो हाँ ठीक है। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं समझ में आया तो इसको इग्नोर कर देना, इन्हीं फॉर्मूले से कर लेना। अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, मेरे पास लास्ट जो रेशियो बच रहा है, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, एक चीज और बता देता हूँ। इसको भी नीचे स्टार बना के लिख लेना आप लोग। जो ऑपरेटिंग रेशियो होता है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है, इनका जो सम होता है वो 100 होता है। ये परसेंटेज के टर्म में ही होते हैं सब चीजें। ये क्या होता है, 100 होते हैं। कैसे होता है ऑपरेटिंग रेशियो, क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये सब चीजें परसेंटेज के टर्म में है। ये परसेंटेज हटाना है तो इधर आप 1 भी यूज कर सकते हैं, डजेंट मीन। मैं बाद में बता दूंगा, उसको 100% ही रहने दीजिए आप लोग। ये हो गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, दैट इज 100। ओके, 100 कॉमन, 100 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉमन लीजिए प्लीज आप लोग। तो जो बच जाएगा वो बचेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की इक्विवेलेंट ही होता है। बात क्लियर है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कॉस्ट, इन दोनों को प्लस कर दो, आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बराबर होता है। क्योंकि इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, ये वही है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 अपॉन आरएफओ इज इक्वल टू 100। ये प्रूफ हो चुका है हमारा, तो ये 100 इक्वल टू 100 हो गया। बात क्लियर है? ये मैंने इक्वेशन की प्रूविंग बताई है। आप डायरेक्टली इस रिजल्ट को ही याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस रिजल्ट को कॉपी कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। मैंने आपको प्रूविंग बताई है, अब चाहो तो इसको लिख लेना, अदरवाइज नहीं लिखो चल जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। वो कौन सा फॉर्मूला हमारा नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सॉरी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फिफ्थ फॉर्मूला है हमारा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, इसको मैं शॉर्ट बोलूंगा ROI, इसको बोलूंगा ROCE। दोनों का मतलब ही सेम होता है, कुछ भी बोल लीजिए। फॉर्मूला क्या है, रिटर्न अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, और इसको ऐसे बोलूं, कैपिटल एम्प्लॉयड बोले, इन्वेस्टमेंट कुछ भी बोल लीजिए, डजेंट मीन। रिटर्न को बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। बात क्लियर है? अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लियर हो गया? निकालने का तरीका बता देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, स्टार बनाइए, नेट प्रॉफिट
बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड कैसे निकालते हैं? जैसे हमारे पास जो जो गिवन होता है ना, जिसको मैं पहले क्या बोलता था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है ना, इसी को हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बात सेम ही है, कुछ भी बोल लीजिए। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा मेरा, कुछ भी आए, ये आ गया। इसमें से मैंने क्या करा, इंटरेस्ट हटाई, मैंने शॉर्ट में लिखा, आप पूरा लिख लें, इंटरेस्ट हटा दी, तो ये मेरा आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। मैंने आपको पहले भी बताया है कभी। उसके बाद मैं इसमें से टैक्स हटाऊंगा, तो जो ये मेरा आएगा ना, वो होगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसी को हम बोलते हैं, इस फिगर को नाम देते हैं अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। इसको हम नाम देते हैं अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। 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 डिविडेंड क्लियर है? ओके, वही अमाउंट होता है हमारा। अब हमें इसके अंदर क्या चाहिए, ये होता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है, हमारे पास ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर जब भी आए ना, तो ये गिवन होगा, ये वाली फिगर गिवन होगी, और आप क्या करोगे, इसकी ये वाली फिगर गिवन होगी, ये फिगर गिवन होगी, ये भी फिगर गिवन होगी। क्या बताइए, क्या अब आप लोग ये वाली फिगर नहीं निकाल सकते? ये वाली फिगर निकालनी होगी, ये तीनों फिगर्स गिवन होगी। बात क्लियर है? तो सोच समझ के निकालना, सोच समझ के निकालना। आपको ये वाली फिगर, आपको ये वाली फिगर की जरूरत है। किस फिगर की जरूरत है? मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ, आपको ये वाली फिगर की जरूरत है इस जगह पर, जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया। आपको ये वाली फिगर इधर रखनी है इस जगह पर। क्लियर है? ओके, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ठीक है? ओके, यदि पी एंड एल पढ़ोगे, एक चीज और बता देता हूँ, वर्ड्स लिखवा देता हूँ। यदि यदि आपने अभी देखा ना स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, उधर इंटरेस्ट को इंटरेस्ट नहीं बोलते, उधर क्या बोलते हैं, फाइनेंस कॉस्ट। पी एंड एल के अंदर मैं लिखवा देता हूँ अंडरस्टैंडिंग में, जो पी एंड एल आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल कंपनी के अंदर बनाते हैं, उधर इंटरेस्ट की वजह से उसको नाम देते हैं फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होती है इंटरेस्ट। जब आप लोगों ने फॉर्मेट पढ़ा होगा पी एंड एल का, शेड्यूल 3 पार्ट 2, क्लियर है? शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग जो आपने फॉर्मेट पढ़ा होगा पी एंड एल का, उसके ना फाइनेंस कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होती है इंटरेस्ट। तो जब भी आपके पास पी एंड एल गिवन हो, तो फाइनेंस कॉस्ट में देख लेना, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा इंटरेस्ट और कंपोनेंट। बात क्लियर हो गई? ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसकी बात करते हैं हम लोग बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। डबल स्टार बनाइए इस जगह पर, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको समझाने की ट्रिक बता देता हूँ मैं आप लोगों को। बहुत समय लगा रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ, लेकिन अल्टीमेटली आपने जितना अभी तक पढ़ा है, 100% पे कह रहा हूँ कि आपका रिवीजन हो गया होगा। और जो मैं लिखवा रहा हूँ, वो आपका दिमाग खुद ही कह रहा होगा, इसको तो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इसको वैसे करेंगे। यदि मैं लिखवा देता तो मजे नहीं आते आपको उस वक्त पढ़ने में। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो अप्रोच होते हैं। एक अप्रोच है असेट अप्रोच, और एक है लायबिलिटी अप्रोच। असेट अप्रोच और एक है लायबिलिटी अप्रोच। अब आई थिंक आप कंपैरेटिवली अच्छा क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को असेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। समझाने के लिए मैं इसके रेफरेंस के लिए आप लोगों के लिए एक बैलेंस शीट बना देता हूँ, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। ठीक है? ओके, एक बैलेंस शीट बना देता हूँ जिससे मैं आपको और अच्छे समझा दूँ। क्लियर है? ओके, बैलेंस शीट कहाँ पे बना दूँ? थोड़ा स्पेस लेके बनाऊंगा नीचे, आप भी थोड़ा सा स्पेस ड्रॉप कर देना, जिससे समझाने में मुझे दिक्कत ना हो। ओके, मैं एक काम करूँ, नेक्स्ट शीट पे बना देता हूँ। आप तो सेम शीट पे बना, थोड़ी सी लाइन छोड़ देना बैलेंस शीट, क्योंकि मैं ज़्यादा लिखता हूँ। बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास कंपोनेंट आते हैं नॉन करेंट असेट और करेंट। मैं कंपनी के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, बस मैं इसको हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट कर रहा हूँ। और लाइबिलिटी के अंदर एक आता है शेयर होल्डर्स फंड, एक आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पेंडिंग अलॉटमेंट एक आता है हमारे पास नॉन करेंट लाइबिलिटी, एक आता है करेंट लाइबिलिटी। इन चारों को टोटल कर देंगे, ये हमारी बैलेंस शीट हो जाती है। ये तो हमारी बैलेंस शीट होती है, ये सब टोटल हमेशा डबल लाइन से करा जाता है। ये हमारी हो गई बैलेंस शीट।
ठीक है, लेकिन अब जितना मैं काट रहा हूँ उसको आप भी काट देना, क्योंकि वो आपके सिलेबस में बताएंगे नहीं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसको आप भी ऐसे ही काटना, पहले लिखना फिर काटना, और ऐसा काटना आपको बाद में दिखाई दे। ठीक है, ओके, कितना क्लियर है? उसके बाद जो करेंट असेट और करेंट लायबिलिटी होगी, इसको हम कंबाइन करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? ऐसे ही आप भी एरो बनाइए, ऐसे आप भी बनाइए, फिर मैं इसकी एक न्यू बैलेंस शीट बनाता हूँ, इसको ड्राफ्ट कर कर, जो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। ऐसे पहले आप बनाना, फिर अब इसको ऐसे ही बनाना। फिर देखिए, अब मैं इसमें लिखूँ नॉन करेंट असेट, इधर लिखूंगा वर्किंग कैपिटल, आइदर पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वर्किंग नॉन करेंट असेट, और इधर लिखूंगा वर्किंग कैपिटल, इधर लिखूंगा शेयर होल्डर्स फंड, और अपॉन, और क्या लिखूंगा, नॉन करेंट लायबिलिटी। पहले आप भी ऐसी ही बैलेंस शीट बनाना, पहले आप लोग भी ऐसी ही बैलेंस शीट बनाना, इसको ऐसे काटने से आपको लिंक होगा, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली हाई कैल इसको एरो करिए, बगल में फिर बनाइए इसको ये वाली बैलेंस शीट। ठीक है, अब इसमें लिखिए आप लोग प्लीज, इसमें जो आपको लिखना है वो आप लोग प्लीज लिखिए, ये होगा आपका लायबिलिटी साइड अप्रोच, ये है लायबिलिटी अप्रोच, इसको एज इट इज ऐसे ही लिखना जैसा मैं लिखवा रहा हूँ, ये लायबिलिटी अप्रोच, और ये है आपका असेट अप्रोच। जैसा मैं लिखवा रहा हूँ वैसे ही लिखना, अपना दिमाग मत चलाना प्लीज, सॉरी। ये है लायबिलिटी अप्रोच और ये है असेट अप्रोच। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इतना, कॉपी कर लिया। अब सोचिए, अब मैं क्या फॉर्मूला बनाऊंगा लायबिलिटी अप्रोच के, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। बुक में कितना भी फॉर्मूला हो, बुक के अंदर क्या होगा, अब बुक के अंदर मैं फॉर्मूला बताऊं, बुक के अंदर शेयर होल्डर्स फंड के अंदर लिख दिया होगा, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ना 3 पॉइंट आते हैं, ABC, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, या मनी रिसीट अगेन शेयर वारंट, 3 पॉइंट आते हैं, इन्हें लिख दिया होगा। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर क्या लिखा होगा, इन्हें बैंक लोन आएगा, लॉन्ग टर्म डिवेंचर आएंगे, बोरोइंग्स आएंगे, बॉन्ड्स आएंगे। तो मैं आपको इसका बाइफर्केशन नहीं करवा रहा, कि बाइफर्केशन करना आप सीख चुके हो ऑलरेडी जब आपने बैलेंस शीट पढ़ी थी। जब बैलेंस शीट की हमने स्टडी पढ़ी थी, जब बैलेंस शीट हमने पढ़ना सीखा था, तो हमने इसके अंदर का भी पूरा पढ़ लिया था। बात क्लियर है? आई थिंक कंपेरेटिवली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं आपको ऊपर नोटिंग करवा देता हूँ इस चीज की, असेट अप्रोच एंड लायबिलिटी अप्रोच। असेट अप्रोच के अंदर क्या करना है आपको, नॉन करेंट असेट प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल के नीचे एरो ऐसे ही करके लिखिए, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी। ठीक है, अब एक काम नीचे लिखना, स्टार करके लिखिए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉन करेंट असेट के अंदर आएगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, यदि है तो माइनस करेंगे। क्वेश्चन क्लियरली बताएगा, क्वेश्चन क्लियरली स्टेट्स दैट, क्वेश्चन क्लियरली स्टेट्स states that the investment is non-trade investment, that the investment is non-trade investment। क्वेश्चन साफ साफ बताएगा कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यदि क्वेश्चन में सिंपल इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो आप हमेशा इसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानते हुए इसको लेके चलोगे, और चाहे तो अपना नीचे नोट लिख देना, वी assume that the investment is given in the balance sheet as trade investment, therefore it is included at the time of capital employed। क्वेश्चन क्लियरली स्टेट दैट द इन्वेस्टमेंट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन साफ साफ बताएगा ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यदि क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो आप ट्रेड ही मानोगे। क्लियर है? ओके, ये आपका होता है असेट अप्रोच, लायबिलिटी अप्रोच, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या आता है आप लोगों को पता है, चाहो तो अपने रेफरेंस के लिए ABC, 3 पॉइंट A B C अपने रेफरेंस की लिख लेना, मैं लिखवा तो आप भी लिख लो, चलो।
एक है हमारा शेयर कैपिटल, एक है रिजर्व एंड सरप्लस, और एक क्या है हमारा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इसको भी ऐसे ही काट देना, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इसको भी ऐसे काटे, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और नॉन करेंट लायबिलिटी की बहुत चीजें आती हैं, कुछ एग्जांपल आपको लिखवा देता हूँ, कुछ एग्जांपल आप लोगों को लिखवा देता हूँ मैं। एग्जांपल लिखिए। वैसे लिखवाने की मुझे जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, हमने इतना पढ़ लिया, इतना डीप में पढ़ा है, तो आई थिंक आवश्यकता नहीं है, तब भी लिखवा देता हूँ। डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक लोन्स। बात क्लियर है? ये सब में कंडीशन डालना, मोर देन 1 ईयर होंगे, 1 साल से ज्यादा होंगे तभी तो नॉन करेंट होगा। ठीक है, ओके। आई थिंक ये सफिशिएंट है हमारे लिए। प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग प्लीज। ओके, ले लिया। वैसे हम आज की क्लास यहीं पर ही रखेंगे, इसके आगे अब हम कुछ और नहीं पढ़ेंगे। थैंक यू।